तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, मान लीजिए आपके पास A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे पास C प्लस डी बना रहे हैं, और इस रिएक्टेंट और इन प्रोडक्ट्स के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएंगी। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझें कि मैं ये नहीं बोल रहा कि इनकी कंसंट्रेशन और इनकी कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाएंगी, नहीं, मैं बोल रहा हूं कि कांस्टेंट हो जाएंगी। इसकी कंसंट्रेशन और अब इसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। वो क्या हो जाती है बच्चे, कांस्टेंट हो जाती है। जैसे अब मान लीजिए 100 रिएक्टेंट है बच्चे, टोटल रिएक्टेंट हमारे पास कितने हैं, 100। अब इक्विलिब्रियम तो कहीं पर भी अटेन हो सकता है। मान लीजिए 100 में से क्या पता ये 80 हो उस टाइम पे और ये 20 हो, इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है ना, पॉइंट है कि इस पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, क्या पता 80 और 20 के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाए अटेन। जैसे अब 81वां मतलब 81वां आगे जाएगा तो 21वां इस साइड में आ जाएगा। क्या पता 70-30 के बीच में हो जाए इक्विलिब्रियम अटेन, 70-30 के बीच में। क्या पता 60-40 के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। तो जिस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है ना, उस पॉइंट के बाद जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो चेंज होना बंद हो जाएगी। जैसे अब 80 से ये 81 नहीं हो सकता, या 79 नहीं हो सकता, ये 21 नहीं हो सकता, ये 19 नहीं हो सकता, जब तक टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं तो। ठीक, तो कांस्टेंट का मतलब समझे अब क्या है। और इक्विलिब्रियम भी आपको क्लैरिफाई हुआ होगा कि इक्विलिब्रियम तो कहीं भी अटेन हो सकता है। क्या पता 50-50 पे भी अटेन हो जाए, 50 इसके 50 इसके, तो किसी भी कंडीशन पे अटेन हो सकता है इक्विलिब्रियम हमारे पास। लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट चलते हैं। इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी स्पीड से प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होते मिलेंगे आपको, रिएक्टेंट में। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट मतलब स्पीड है, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ, वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। क्लियर है ये पॉइंट, अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट है, इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है यदि आपके पास क्लोज्ड कंटेनर है। कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड। अब मान लो ए बी और सी डी के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा और डी यहां से गायब हो जाए, डी बाहर भाग जाए, तो सी किसके साथ रिएक्ट करके ए बी बनाएगा, सोचो ना खुद। जब यहां से डी भाग गया है तो सी किसके साथ रिएक्ट करके ए बी बनाएगा, तो वो तो भाग ही गया। तो बताइए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, नहीं जाएगी, तो वहां पर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता। तो कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी रिएक्टेंट कंटेनर से बाहर नहीं भागना चाहिए हमारे पास। तो क्लोज्ड कंटेनर हो तभी केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास अटेन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो भी डायनेमिक होता है नेचर में, डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, ये पिछली वीडियो में भी पढ़ के आए हम थोड़ा सा इसके बारे में। डायनेमिक का मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी जो रिएक्शन है वो चलती रहती है, इस साइड में और इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, रुकेगी नहीं, चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। फिफ्थ पॉइंट, ये पीछे वाली वीडियो में हमने नहीं पढ़ा था। फिफ्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, बोथ साइड्स मतलब रिएक्टेंट की तरफ से भी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है और प्रोडक्ट की साइड से भी बच्चे इक्विलिब्रियम हमारे पास अटेन हो सकता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। मान लीजिए आपके पास N2O4 है और ये ब्रेक होकर क्या बना रहा है बच्चे, आपके पास 2NO2 बना रहा है, 2NO2। बैलेंस कर लीजिए भाई, N2O4 2NO2। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। मैंने कंटेनर लिया, यहां पर एक कंटेनर इस तरह से,
और इस कंटेनर में मैंने लो टेम्परेचर रख दिया, लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर है इस कंटेनर का। और कितना है ये लो टेम्परेचर? 273 केल्विन है बच्चे, 273 केल्विन। तो इसमें मिलेगा आपको N2O4। कौन मिलेगा बच्चे? N2O4। लो टेम्परेचर पे कौन एग्जिस्ट करता है? N2O4 एग्जिस्ट करता है। अब एक और कंटेनर लिया आपने, उस कंटेनर का टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है एक कंटेनर का। और हाई टेम्परेचर पे कौन एग्जिस्ट करता है आपके पास? NO2 एग्जिस्ट करता है, NO2। और इसका टेम्परेचर है आपके पास हाई टेम्परेचर 373 केल्विन। यहां पर है NO2, ध्यान से समझो। लो टेम्परेचर पे तो कौन है? ये। हाई टेम्परेचर पे कौन है? ये। इसका मतलब यदि ये टूटेगा तो ये बन जाएगा, और ये जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, समझो। ये तो लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर। ये कहां एग्जिस्ट करता है? हाई टेम्परेचर पे, ठीक। अब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई करोगे तो ये बन जाएगा सारे का सारा, लो टेम्परेचर करोगे तो ये बन जाएगा। अब देखना आप क्या करने वाला हूं मैं यहां पर। लो टेम्परेचर पे 273 केल्विन पे तो N2O4 है, हाई टेम्परेचर पे 373 केल्विन पे कौन है? NO2। सिर्फ NO2, ये नहीं है, सिर्फ ये है, समझो इस बात को। अब मैंने क्या किया, जो NO2 होती है बच्चे, इसका कलर होता है ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश कलर, इवन रेडिश ब्राउनिश कलर, रेड ब्राउनिश कलर होता है किसका? NO2 का। रेडिश ब्राउनिश कलर होता है हमारे पास NO2 का। और जो N2O4 होती है बच्चे, वो होती है कलरलेस, कलरलेस। अब ध्यान से समझना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों कंटेनर को, इन दोनों टेम्परेचर कंटेनर को यहां रख दिया। एक कंटेनर को रख दिया यहां, दूसरे कंटेनर को रख दिया यहां। लेकिन जो इसका टेम्परेचर है ना, इसका वो है बच्चे 298 केल्विन टेम्परेचर। कितना है? 298 केल्विन। तो सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा, अपना दिमाग लगाओ। लो टेम्परेचर पे कौन एग्जिस्ट करता है? ये N2O4। हाई टेम्परेचर पे कौन एग्जिस्ट करता है? NO2। लो टेम्परेचर 273, हाई टेम्परेचर 373, लेकिन मैंने टेम्परेचर कितना दिया है? 298, 298 दिया। तो सोचो ध्यान से, इस टेम्परेचर पे N2O4 बोलेगा कि भाई मैं तो लो टेम्परेचर भी एग्जिस्ट करता हूं, लेकिन 298 तो इससे ज्यादा टेम्परेचर है ना, तो N2O4 टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा थोड़ा बहुत। क्या हो जाएगा? ब्रेक, समझो। और जब आप 373 वाले को 298 पे रखोगे तो ये तो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होते ही इस कलर में आ जाएगा N2O4 में। तो बताइए इन दोनों कंटेनर का अब रंग कैसा होगा? ये अब रंग कैसा होगा? तो ध्यान से देखो, पहले वाला कंटेनर का कोई रंग नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर लो था, बहुत बहुत लो था टेम्परेचर। लेकिन अब टेम्परेचर ज्यादा हो गया 298, तो ये टूटना शुरू कर देगा। देखो इधर साइड में जाना शुरू कर देगा, देखो इधर साइड में, इधर साइड में, तो ये टूटना शुरू कर देगा। तो इसका कलर क्या आ जाएगा बच्चे? लाइट ब्राउन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? लाइट ब्राउन। क्यों? क्योंकि 298 टेम्परेचर पे ना तो पूरे का पूरा NO2 बनेगा, सारा NO2 नहीं बनेगा, और सारे का सारा N2O4 भी नहीं रहेगा, बीच में रहेगा, बीच में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, समझो, ठीक। तो लाइट ब्राउन कलर रहेगा। अब इस वाले का टेम्परेचर भी कितना हो गया? 298। तो ये भी तो NO2 किस में आ जाएगा? N2O4 में। तो इसका कलर भी कैसा हो जाएगा? लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा, या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। एक का लाइट ब्राउन कलर हुआ, दूसरे का भी लाइट ब्राउन कलर हुआ, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन जैसे इसका लाइट ब्राउन कलर हुआ जब ये उस डायरेक्शन में गया, देखो, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो बढ़ गया ना, 298, 298 होते ही उधर जाएगा। इसका लाइट ब्राउन कलर हुआ क्योंकि इसका टेम्परेचर घट गया, तो घट गया तो इधर आएगा, इधर। तो बताइए, अब दोनों का रंग लाइट ब्राउन रहेगा। क्यों रहेगा लाइट ब्राउन? ना तो प्रॉपरली ब्राउन होगा, रेडिश ब्राउन, ना कलरलेस होगा। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पे 298 पे ये भी होगा और ये भी, और इनके बीच में क्या अटेन हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। तो बताओ यहां इक्विलिब्रियम अटेन क्यों हुआ? क्योंकि N2O4 से NO2 बना, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए आप, फॉरवर्ड में। यहां इक्विलिब्रियम क्यों अटेन हुआ? क्योंकि NO2 से वापिस N2O4 गया, कम टेम्परेचर होने के कारण, बैकवर्ड डायरेक्शन में आने के कारण। तो दोनों डायरेक्शन में चलने से इक्विलिब्रियम अटेन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल। तो इसलिए बोला गया है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड, रिएक्टेंट की साइड से भी
और प्रोडक्ट की साइड से भी इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है। क्लियर है चीजें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, 6th पॉइंट। कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट को चेंज नहीं करता। कैटालिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। आप समझना भाई ध्यान से, ये समझाने का भी मैं कोशिश करता हूं आपको। कैटालिस्ट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है? CHNGE। ठीक, देखो मान लीजिए 100 रिएक्टेंट है आपके पास, इधर है प्रोडक्ट, और इक्विलिब्रियम अटेन होगा 60-40 के बीच में। जब इसके 60 रह जाएंगे, इसके 40 रह जाएंगे, ये तो कंडीशन फिक्स हो गई ना। इक्विलिब्रियम तो इसी कंडीशन पे स्टेब्लिश होगा जब इसके 60 होंगे और इसके कितने होंगे? 40। तो कैटालिस्ट क्या करेगा? मान लीजिए आपने कैटालिस्ट नहीं डाल रखा, कैटालिस्ट आपने नहीं डाल रखा, तो देखो इसके 100 हैं, इसका 1 उधर जाएगा तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 99 हो जाएगा, फिर इसका 1 और जाएगा, इसके 98 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे, फिर इसका 1 और आएगा, इसके 97 हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? 60-40 पे इक्विलिब्रियम होगा अटेन, 60-40 पे, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम का। तो आपको तो टाइम लग रहा है, अब ये 97 होगा, फिर 96, फिर 95, फिर 94, फिर 93। आप चाहते हो कि ये टाइम कम हो, टाइम कम लगे और जल्दी से 60-40 हो जाए, बस जल्दी से 60-40 हो जाए, तो कैटालिस्ट को बुला लो। कैटालिस्ट किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन होगा उसको चेंज नहीं करेगा, मतलब 60-40 को चेंज नहीं करेगा। बस ये करेगा क्या? ये 100 का 60 जल्दी जल्दी बना देगा, जल्दी जल्दी। आप तो टाइम लगाओगे 100 से 99, 99 से 98, 98 से 97, 96, 95, फिर 60 पे पहुंचोगे, लेकिन कैटालिस्ट इसको जल्दी से निपटा देगा, काम को जल्दी कर देगा। तो कैटालिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन, इक्विलिब्रियम की स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो इक्विलिब्रियम अटेन होना था 1 घंटे में, वो इक्विलिब्रियम 10 मिनट में अटेन हो जाएगा, कम टाइम में क्या हो जाएगा? अटेन हो जाएगा। कौन? इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे, क्लियर है चीजें? अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं भाई, कंसंट्रेशन का ग्राफ। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है? D। देखो ध्यान से, शुरू में थे A और B थे, प्रोडक्ट तो था ही नहीं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी बच्चे? ज्यादा। अब A और B टूटना शुरू करेंगे तो C और D बनना शुरू करेंगे, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम जाएगा तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम, मान लीजिए यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो इक्विलिब्रियम के बाद तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। सोचो, शुरू में A और B रिएक्ट करेंगे तो C और D बनाएंगे, तो A और B की तो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, अमाउंट कम होती जाएगी, तो अमाउंट कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, शुरू में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो 0 थी बच्चे, 0, प्रोडक्ट तो था ही नहीं, प्रोडक्ट नहीं था, तो जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक टाइम के बाद उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी बच्चे? कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब अब क्या अटेन हो चुका है? इक्विलिब्रियम। क्या अटेन हो चुका है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, नहीं समझ में आया तो समझाते हैं और भी अच्छे से। मान लीजिए रिएक्टेंट है 100, तो प्रोडक्ट उस टाइम पे 0 है, तो देखो रिएक्टेंट तो है 100, प्रोडक्ट तो है ही नहीं उस टाइम पे, तो रिएक्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो हाँ, रिएक्टेंट है ना बहुत ज्यादा। मान लीजिए इक्विलिब्रियम अटेन होगा 60-40 पे, किस पे अटेन होगा बच्चे? 60-40 पे। तो 100 से 60 तक कंसंट्रेशन कम होगी रिएक्टेंट की, तो 100 से 60 तक कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे ही 60 आ जाएगा, जैसे ही 60 आ जाएगा, 60 देखो 60 अब चेंज होना बंद हो जाएगी, तो अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ठीक, अब शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी? बिल्कुल 0 थी, बिल्कुल 0 थी। ठीक, अब कंसंट्रेशन कितनी रह गई है? 40। देखो यहां तो ये तो पॉइंट तो 60 का है, ये पॉइंट किसका है? 100 का, तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन तो 0 से स्टार्ट होगी ना, 0 से। अब 40 कहां पर आएगा बच्चे? 40 मान लीजिए यहां पर आएगा, तो यहां तक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, 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 लेकिन बाद में क्या हो जाएगी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहां के बाद इसमें भी क्या आ गया है? इक्विलिब्रियम आ गया है। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम।
तो ये ग्राफ दोनों टच भी कर सकते, नहीं भी कर सकते। मान लीजिए 50-50 के रेशियो होती है, यहाँ पर 50-50 की, तो क्या होता, ये मान लीजिए इसको 50 तक आता ये, तो ये भी तो 50 तक जाता, जीरो से लेकर ये भी तो 50, तब ये लाइनें एक दूसरे को कोलैप्स कर जाती, देखो कोलैप्स। ठीक ठीक है, ये नीचे भी हो सकती है, ये ऊपर भी हो सकती है बहुत ज्यादा। जैसे इसकी कंसंट्रेशन आ जाती 70, इसकी कंसंट्रेशन आ जाती है हमारे पास 70 नहीं 30, और इसकी कंसंट्रेशन आ जाती 70, मतलब 30-70 के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो ये तो 100 से कहां तक आया, 30 तक, बहुत नीचे आएगा ना, देखो बहुत नीचे, बहुत नीचे आएगा, देखो बहुत नीचे। ठीक है, 30 तक आएगा ना, देखो 30 तक। और ये 0 से कहां जाएगा, 70 तक बचे, 70 तो ऊपर मिलेगा, तो ये जाएगा 0 से 70 तक, तो ऊपर को लाइन चली जाती, तो इक्विलिब्रियम तो फिर भी अटेन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, इस तरह से हम ग्राफ बना लेंगे। और आई होप आपको क्लियर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि आपको ये क्लियर है बच्चे, तो कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर हमें अच्छे से क्लियर हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। क्या मतलब है लॉ ऑफ मास एक्शन का, समझिए। मान लीजिए ये ए और ये बी आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बच्चे, हमारे पास प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स, और इनके बीच में क्या अटेन हो गया है, इक्विलिब्रियम। क्या अटेन हो चुका है इनके बीच में, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहना लॉ ऑफ मास एक्शन क्या रखा है। ठीक है, या नहीं भी अटेन हुआ इक्विलिब्रियम, सोचो ध्यान से। अब आप लोगों को समझना है ए और बी किस स्पीड से रिएक्शन करेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, सोचो। ए है और बी है, ये कितनी जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, इस बात को मैं समझाता हूं आप। मान लीजिए इस कंटेनर में आपने ए डाल रखा है, ए बी 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 बी, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 तो ए हैं और 6 ही क्या है, बी। मतलब इनकी जो अमाउंट है वो बहुत कम है बच्चे, अमाउंट क्या इनकी कम है, ए और बी की। सेम कंटेनर में, उसी साइज के कंटेनर में, उसी वॉल्यूम की कंटेनर में आपने ए बहुत ज्यादा भर रखा है, देखो बहुत ज्यादा, ए बी 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 बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। देखो कंटेनर की वॉल्यूम सेम है, यहां भी कंटेनर की वॉल्यूम सेम है, लेकिन यहां जो ए और बी की अमाउंट है वो है कम, लेकिन यहां और ए और बी की अमाउंट है वो क्या है, ज्यादा। तो आप बताइए कहां खून खराबा ज्यादा होगा, मतलब कहां पर ए और बी की जो टक्कर है, लड़ाई आपस में सबसे ज्यादा होगी, बताओ, खुद सोचो। लड़ाई होने का मतलब ए और बी की रिएक्शन हो रही है, ए और बी के बीच में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है आपस में। तो यहां रिएक्शन फास्ट होगी या यहां फास्ट होगी, सोचो भाई। यहां पर मारकाट ज्यादा हो गया, नहीं होगी, यहां पे खून खराबा ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए भी ज्यादा है और बी भी ज्यादा, तो ए और बी जल्दी जल्दी से टकराएंगे। देखो ए बी के साथ टकरा गया, बी ए के साथ, ए बी के साथ, बी ए के साथ, ए बी के साथ, बी ए के साथ, ए बी के साथ, बी ए के साथ, तो जल्दी प्रोडक्ट, तो स्पीडली प्रोडक्ट कहां बनेंगे, यहां। लेकिन यहां प्रोडक्ट स्पीडली नहीं बनेंगे, क्यों, क्योंकि ए को बी ढूंढना पड़ेगा, इस बड़े से कंटेनर में थोड़ा सा ए बैठा हुआ, छोटा सा ए बैठा हुआ है, तो ढूंढना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रिएक्टेंट किस स्पीड से रिएक्ट करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपके पास ए और बी, या मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी है, अमाउंट कितनी है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चे यही बोलता है कि जो रेट है बच्चे, स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास के, किसके, एक्टिव मास। अब ये एक्टिव मास क्या है बच्चे, एक्टिव मास का मतलब है बच्चे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होती है बच्चे मोल्स पर लीटर, मतलब मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर मोलैरिटी। तो बताओ ए और बी के जितने ज्यादा मोल होंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी या नहीं होगी, और जितने कम मोल होंगे उतनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यस और नो, मानते हो नहीं मानते इस बात को, बिल्कुल। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि द रेट एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस is directly proportional to active mass of reactants,
किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे। एक्टिव मास का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बच्चे मोल्स पर लीटर, मींस मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है, ओके। तो ए और बी है यहां पर, तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे? ए की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं हम हमेशा, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे? बी की कंसंट्रेशन के, ऐसा बोलता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो लिख सकता हूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, मींस एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। एक्टिव मास, मास एक्शन मतलब एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। क्लियर है चीजें बच्चे? आपको यहां तक अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपको अलग अलग इक्वेशंस के लिए लिखना आना चाहिए। किस तरह से दे रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए लिख के दे दिया 2a प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 2a का मतलब a प्लस ए हो गया नहीं होगा, प्लस बी हो गया नहीं हो गया बच्चे, इनटू में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट, ठीक। तो बताओ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इसके, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, दूसरा ए आ गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, आ गया बी, ठीक। तो इसको कंबाइन करो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन इनटू में बी की कंसंट्रेशन, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का तो स्क्वायर हो गया नहीं हो गया, स्क्वायर इनटू में क्या आ गया? बी की कंसंट्रेशन, ठीक। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। तो अब डायरेक्ट करेंगे हम आगे से, देखना जो इनके आगे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा ना वो उसकी पावर में चला जाएगा। देखो ए के आगे 2 था तो वो ए की पावर में चला गया, बी के आगे 1 है तो बी की पावर में 1 रहेगा हमारे पास। जैसे एक और इक्वेशन लिखो और उसके लिए आपसे बोला जाए कि लॉ ऑफ मास एक्शन आप लिखिए, तो लेट्स सी क्या होगा हमारे पास। मान लीजिए दे दिया 2a प्लस 3b प्लस 4c प्लस 5d गोज टू प्रोडक्ट, इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, तो ऊपर 2 चढ़ा दो, बी इंटू में, यहां इंटू में चलेगा, ठीक है, बी की पावर कितना आ जाएगा? 3 इंटू में बच्चे सी की पावर कितना आ जाएगा? 4 इंटू में बच्चे डी की पावर कितना आ जाएगा बच्चे? 5 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ मास एक्शन। एक्टिव मास का मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऐसे है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स पर लीटर, कितने सोल्यूट के मोल है, कितने रिएक्टेंट के मोल है, कितनी वॉल्यूम में, लीटर मतलब वॉल्यूम में, मींस मोलैरिटी है। और मोलैरिटी आई होप आपको अच्छे से आती है, ठीक है बच्चे, कर लेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक। कोई जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखे आपके लिए, मान लीजिए लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस सो ऑन गोज टू प्रोडक्ट, ठीक। इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन बताइए। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, सी की पावर सी एंड इनटू में सो ऑन। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर है लॉ ऑफ मास एक्शन किस तरह से हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा, इस आधे घंटे की वीडियो के अंदर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ी कि क्या क्या होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक जो अभी या बाद में हम करने वाले हैं वो होगा हमारे पास केपी और केसी में रिलेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात वहां पर होने वाली है।